डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम करेंगे द गैसीय स्टेट। तो गैसीय स्टेट में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका मेजरमेंट हम करेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर मास ऑफ गैस होगा, सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, वो उसको कैसे नोट करना है, और थर्ड प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में करेंगे टेम्परेचर ऑफ गैस। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो गैस का मास लेना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसको ऐसे किसी ओपन वेसल में नहीं ले सकते और किसी क्लोज्ड कंटेनर में ही गैस को ले सकते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, कंटेनर जिसमें गैस है उसका मास ले लेंगे, और फिर अगर एम्प्टी कंटेनर का मास पहले से ही नोट किया है तो वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से सिंपली मास ऑफ गैस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको मास ऑफ गैस को कैसे आप लिखेंगे, ये मास ऑफ वेसल कंटेनिंग गैस, जिसके अंदर गैस है उसका टोटल मास, माइनस मास ऑफ एम्प्टी वेसल। तो खाली का उसमें से माइनस कर देंगे तो गैस का मास उसमें इजीली आ जाएगा। तो आपको नोट क्या करना है कि ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट मास का क्या है, किलोग्राम है, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। के यहाँ पर कैपिटल नहीं है, लेकिन ये मास का जो यूनिट है जो कॉमनली यूज होता है वो आपको पता है कि ग्राम में ही ज़्यादातर कैलकुलेट करते हैं, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जनरली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर मास आपके पास ग्राम में है तो उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, मास ऑफ गैस इन ग्राम, मास इन ग्राम लिख लेता हूँ मैं, गैस की बात ही कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर दें तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है कि 88 ग्राम ऑफ CO2 है तो वो कितने मोल्स होगी, तो 88 मास इन ग्राम है, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, जो मॉलिक्यूलर मास उसका 44 आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना तो 2 मोल्स उसके आ जाएंगे। इस तरह से किसी भी गैस का मास अगर आपको दिया है तो मॉलिक्यूलर मास से उसी के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल अगर आपके पास आ जाए, सपोज 1 मोल आया है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे वो तो आपको पता ही होगा कि जितना एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल्स उसके आ जाएंगे। इस तरह से मास ऑफ गैस के बारे में ये है, और आगे की बाकी की प्रॉपर्टी हम आगे देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस जो है वही वॉल्यूम होता है। और जिस वेसल में गैस होती है, गैस वो सारा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। जैसे सिलेंडर में गैस है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पूरे उसमें वेसल में स्प्रेड हो जाते हैं। तो जो उस वेसल का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। और वो वॉल्यूम जो वेसल का आपको फाइंड आउट करना है उसकी डायमेंशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस टाइप का वेसल है जिसका नीचे से ये रेडियस r है तो इसका पाई r² h जो है, सपोज इसकी हाइट है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो ऐसे आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्फेरिकल शेप में है तो जैसे ये रेडियस है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई r³। और इस तरह से अगर क्यूबॉइड फॉर्म में है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो है उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो गैस का वॉल्यूम उसके वेसल का वॉल्यूम ही है जो उसकी डायमेंशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें यूनिट जो है वो क्या रहेगा वॉल्यूम का, वो मैं पहले आपको ऐसा यूनिट बता देता हूँ। ऐसा यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर होता है, मीटर क्यूब कह सकते हैं आप इसको, ये पावर 3 लगाया है तो ये क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब जो है इसका क्या है, SI यूनिट है, लेकिन ये एक बहुत ही बिग यूनिट है। तो जो कॉमनली यूनिट यूज़ होते हैं वो डेसीमीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब। तो अक्सर ये वाला यूनिट हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह में। और इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है वो भी आपको नोट कर लेना है। 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होता है, और ये 10⁻6 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इनमें ये रिलेशन रहता है। यहाँ पर एक बात आपको जो ज़रूरी नोट करनी है वो ये है कि जो लीटर और मिलीलीटर भी आपने सुने होंगे कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, और 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब भी एक ही बात है।
तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और आपको ये तो पता होगा कि 1 लीटर जो है वो कितने मिलीलीटर होता है, 1000 ml। तो 1 लीटर को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1000 को क्या लिख देता हूँ, 10⁻³ लिख सकते हैं, और मिलीलीटर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब जो है इस तरह से 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाता है। ये आपने यहाँ से समझ लिया है। और आपको ये पता होगा कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इसको क्यूबिंग बोथ साइड कर दें तो यही रिलेशन इसमें आ जाता है। तो इस तरह से यूनिट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और गैस का वॉल्यूम जो है इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये मेजरमेंट ऑफ प्रेशर थर्ड नंबर पर हम कर रहे हैं। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है वही क्या होता है, प्रेशर होता है। यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ गैस कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स एक्सर्टेड मीन्स लगाया गया बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली क्या लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मींस लगाते हैं। तो यूनिट एरिया पर लगने वाला जो भी फोर्स होगा उसी से हम मेजरमेंट करेंगे प्रेशर की। तो ये तो प्रेशर की होगी डेफिनेशन। तो आगे हमें स्टडी करना है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में उनका अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको नोट कर लेना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ये भी एक क्वेश्चन आता है। मेजरमेंट जो है इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर कैसा होता है ये आपको समझना है। एक ऐसी डिश ऑफ मरकरी लेते हैं हम, ये सारा मरकरी इसमें फिल है, इसको ऐसे वाटर की तरह डैश डैश से नहीं फिल करना, पूरा इसको ब्लैक कर देना है। और ये मरकरी का जो लेवल, जो इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी है इसमें, तो जितना लेवल जाता है उसकी जो हाइट रहती है उस हाइट से हमें पता चलता है कि मरकरी का इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है यहाँ पर कितना है। किसी भी प्लेस पर आप देखते हैं वो अलग अलग हो जगह पे अलग अलग हो सकता है, सी लेवल पे अलग हो सकता है, माउंटेन पे अलग होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में जितना गैसेस प्रेशर लगाएंगी तो मरकरी का लेवल यहाँ पर उतना इसमें रिटेन रहता है। तो वो मरकरी कॉलम की हाइट से ही हमें प्रेशर पता चलता है। तो इसको जो प्रेशर हाइट की टर्म में मिला है इसको हमें फोर्स पर यूनिट एरिया की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वो कैसे होगा ये आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया देखेंगे। जो बैरोमीटर से आपने देखा था वो दैट वाज इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, तो उसी को इस यूनिट में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रेशर जो है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो फोर्स जो F है, फिजिक्स में आपने F = ma सुना होगा। m क्या है, मास, और ये a क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन। तो इस टाइप से F = ma होता है, और ये एरिया तो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। और क्योंकि मरकरी कॉलम का कुछ वॉल्यूम होता है और उसकी कुछ डेंसिटी भी होती है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर जो है ये प्रेशर जो है मैं क्या लिख देता हूँ, इस मास की जगह पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और ये एक्सेलरेशन तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, और ये एरिया भी एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। और जो वॉल्यूम होता है, जैसे ये वॉल्यूम किसी सिलेंडर का है तो वो क्या होता है, नीचे का जो ये सरफेस एरिया होता है इनटू हाइट। जैसे आप ये πr² लेते हैं तो πr² तो ये बेस का एरिया होता है और हाइट। तो जो वॉल्यूम है उसको आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट लिख सकते हैं ऐसे। तो ये वॉल्यूम हो जाता है इनटू डेंसिटी
डेंसिटी एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, और एक्सेलरेशन भी ये भी एज इट इज़ लिखेंगे, और ये नीचे एरिया है तो यहाँ पे एरिया से ये एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा अगर आप बैरोमीटर के उसमें देखते हैं। तो यहाँ से प्रेशर जो है वो क्या आ जाएगा, हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग d से भी करते हैं, लेकिन बुक्स में ये रो इस तरह का सिंबल बना हुआ है उसी से करेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फिजिक्स में करते हैं वो g से करते हैं। तो P इजिकल टू जो है h रो g, ये आपको लर्न कर लेना है। मीन्स जो हाइट है उसको आपको ये डेंसिटी से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपको प्रेशर के जो हाइट की टर्म में है उसको फोर्स पर यूनिट एरिया की टर्म में कैलकुलेट करना सीख लेना है। इसी प्रॉपर्टी में आगे देखेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मरकरी कॉलम की कितनी हाइट को हम स्टैंडर्ड मानते हैं ये आपको ज़रूर नोट करना है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये देख लीजिए, ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मरकरी कॉलम ऑफ एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर हाइट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर मरकरी कॉलम की हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर हाइट हो तो इतने प्रेशर को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो सी लेवल पर आप नोटिस करते हैं। तो मरकरी कॉलम का सी लेवल पर हाइट जो है वो इतनी रहती है इस टेम्परेचर पर, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और तो 1 एटमॉस्फेरिक इसको ले लेते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और ये 76 सेंटीमीटर के इक्वल रहता है, और जनरली इसको मिलीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो जाएगा, 760 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो एक जीरो और लग जाएगी। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 760 मिलीमीटर है। तो कई बुक्स में ये 760 ऐसे TORR टॉर्शन लिखा होता है, ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि ये लिखा हो या मिलीमीटर वो एक ही बात है। और आगे आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो SI यूनिट रहता है वो फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो पास्कल होता है। ये PA से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पास्कल क्या है, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एरिया का भी SI यूनिट ले लिया है और फोर्स का भी SI यूनिट ले लिया है 1 न्यूटन। तो इस तरह से वो जो प्रेशर आएगा वो SI यूनिट हो जाएगा उसका, जिसको हम बोलते क्या है, पास्कल बोलते हैं। और ये जो 2 यूनिट मैंने बताए हैं प्रेशर के, एक 1 एटमॉस्फेयर और एक ये पास्कल, इन दोनों का रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो आपको जरूर नोट करना है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है 101,325 पास्कल होता है। ये पास्कल और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये एक ही बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है, 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पास्कल। तो अगर एक और यूनिट मैं आपको बता देता हूँ जो कॉमनली यूज़ करते हैं, NCERT बुक में आप न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे तो उसमें बार यूनिट यूज़ किया होगा। तो बार जो है इसको राउंड फिगर में कर देते हैं, यहाँ सारा 0 लगा के। तो 10⁵ पास्कल जो होता है 1 बार के इक्वल होता है। तो पास्कल से थोड़ा छोटा यूनिट हो जाता है, ये एटमॉस्फेयर से थोड़ा छोटा यूनिट होगा बार। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि 1 बार कितने पास्कल है और 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल है। अगर एटमॉस्फेयर और बार का आपस में कन्वर्जन देखा जाए तो 1 बार जो है वो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0.987 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो इस तरह से ये SI यूनिट जो है और ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको, ये आपको नोट कर लेनी है। इस प्रॉपर्टी में आगे आपको समझना है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेसल। तो हमारा मेन पॉइंट यही था कि किसी गैस का जो किसी वेसल के अंदर है उसका प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो वो आपको याद रखना है, दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। तो जो मैंने पहले बैरोमीटर बताया था वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, और ये किसी गैस का जो प्रेशर हम किसी वेसल में लेते हैं दैट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है वो क्या होता है, कैसे इसको से हम प्रेशर नोट करते हैं वो आपको समझना है। तो जो मैनोमीटर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज एंड मैनोमीटर और एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जस्ट एक यू शेप ट्यूब होती है फिल्ड विद मरकरी, इसके ये 2 लिम्स होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, और वेसल जो गैस जिसमें फिल की होती है उससे जस्ट इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अगर हम क्लोज एंड की बात करें, क्लोज एंड मैनोमीटर इस टाइप से होगा कि इसका ये वाला सिरा जो है वो क्लोज होगा और ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही
लीजिए ये मरकरी भरने के बाद यहाँ पे वैक्यूम होता है। वैक्यूम मीन्स कि यहाँ पे एयर भी नहीं होती है और मरकरी जो है ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पे खाली जगह है। तो जैसे ही गैस प्रेशर लगाएगी तो ये वाला मरकरी का जो एंड है ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। स्टार्टिंग में ये दोनों इक्वल थे जब गैस प्रेशर नहीं लगा रही थी। तो हमने जिस गैस का प्रेशर मेजरमेंट करना है उस वेसल के साथ इस मैनोमीटर को यू शेप ट्यूब को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो क्लोज एंड में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इन दो मरकरी के लेवल का जो डिफरेंस है सपोज 100 मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर में इसमें स्केल लगी होती है। तो इनका जो ये रीडिंग और ये रीडिंग का आप डिफरेंस ले लीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा कि इस हाइट से ये कितना ज़्यादा ऊपर है, तो वो आपको नोट करना है। वही इस गैस का क्या होगा, प्रेशर होगा। ये 100 जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि सपोज ये इतना आ रहा है। तो ऐसे किसी गैस का प्रेशर हम क्लोज एंड मैनोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई जस्ट ये नोट करना है कि मरकरी के दोनों लेवल में कितना डिफरेंस है। तो ये तो क्लोज एंड मैनोमीटर है और जनरली हम इसी से मेजरमेंट करते हैं। और एक ओपन एंड मैनोमीटर भी आपको समझना है जिसका ये वाला एंड जो है ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ से क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सपोज कर लीजिए कि 740, ऐसी एग्जांपल ले लिया है, 740 मिलीमीटर है जो हमने बैरोमीटर से नोट किया है। और ये गैस है, इसका प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये x मिलीमीटर है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या होगा कि इधर से गैस प्रेशर लगा रही है, उधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मरकरी के दोनों लेवल का जो डिफरेंस है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस का डिफरेंस बताएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस वाली साइड में मरकरी का लेवल ऊपर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और गैस का प्रेशर उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सपोज 640 मिलीमीटर आ जाता है। इनकी स्केल डिफरेंट होगी और आपको इनका डिफरेंस नोट कर लेना है। तो ये जो डिफरेंस आया है ये इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने बैरोमीटर से नोट किया है और गैस का प्रेशर सपोज x है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ आता है जो 640 आया है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से गैस का प्रेशर जो है ओपन एंड मैनोमीटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्लोज एंड से भी। तो इस तरह से ये मेजरमेंट ऑफ प्रेशर था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो गैस का टेम्परेचर या किसी का भी टेम्परेचर नोट करना होता है तो वो होता क्या है, टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये चीज़ें हमें किससे पता चलती है, उसके टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर देखते कैसे हैं, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे मरकरी होता है वो हीटिंग से एक्सपैंड होता है, तो उससे हम किसी का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से टेम्परेचर नोट करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जैसे थर्मामीटर से ही करते हैं। थर्मामीटर में जो सब्सटेंस कॉमनली यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मरकरी, क्योंकि वो उसकी वाल्स पर स्टिकी नहीं होता है और उसमें एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी होती है। तो उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर जो है वो नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मीन्स बॉडी हॉट है और टेम्परेचर कम है तो मीन्स की बॉडी कोल्ड है। लेकिन टेम्परेचर के यूनिट्स या स्केल कौन कौन सी हैं वो आपको समझना है। तो आपको याद होगा कि टेम्परेचर के 3 स्केल्स होती हैं, जैसे सबसे पहले सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल जिसको डिग्री सेल्सियस ऐसे बोलते हैं, और सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल, तो ऐसे इसको F से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और केल्विन स्केल जो है वो कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन ही माना जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये जो सेल्सियस स्केल है या फ़ारेनहाइट स्केल है ये कैसे बनाई गई है, थर्मामीटर अगर आप यूज़ करते हैं और उसमें मरकरी यूज़ करते हैं और वाटर की हेल्प से, तो यहाँ पर इसका मरकरी का लेवल आपको देखना है कि अगर वाटर फ्रीज करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम इस स्केल की बात करें तो 0 डिग्री मान लिया गया। और जब वाटर बॉयल करना शुरू करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा और जहाँ पर वाटर बॉयल करना शुरू करेंगे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे वाटर का। तो सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना लेते हैं, 100 डिग्री, और इस पूरी स्केल को 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक
फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो स्केल है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेकिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये स्केल बनी है। और साथ के साथ आपको ये फारेनहाइट स्केल भी समझ लेनी है। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 लिया गया है फारेनहाइट, उसने 32 से स्टार्ट किया था, ये फारेनहाइट साइंटिस्ट का नेम है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 212 लिया था। और इनका डिफरेंस कितना होता है आप इनका माइनस करके देखेंगे, 212 में से 32 तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये 180 से इसको डिवाइड किया तो जितना भी आया वो 1 डिग्री फारेनहाइट आ गया। तो इसमें दिस स्केल इज बेस्ड अपॉन टेकिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 32 डिग्री फारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट एट 212 तो एंड डिवाइडिंग द स्केल इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से ये हो गई फारेनहाइट स्केल। और जो केल्विन स्केल है तीसरे नंबर पर, ये आपको समझना है कि -273.15 डिग्री जो सेल्सियस है जो हमने पहले किया है, तो ये 0 केल्विन के इक्वल मान लिया गया है। या इसको आप यूँ भी कह दें, ये -273 ले लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली, या यूँ कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन है। तो जितना भी सेल्सियस में टेम्परेचर होता है उसमें इतना ऐड कर दें तो वो केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। तो जितना भी सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है ये आपको अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि 273.15 ही क्यों ऐड करते हैं, तभी वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आपको ये समझना है कि सेल्सियस टेम्परेचर को फारेनहाइट में या फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसका एक फार्मूला है, वो हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेल्सियस को फारेनहाइट में या फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसका फार्मूला फॉर कन्वर्जन होता है। तो वो फार्मूला कैसे बना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आपने वो थर्मामीटर में स्केल देखी थी, सेल्सियस स्केल की बात करें तो वो 0 से 100 तक जा रही थी। और इस तरह से मीन्स की जो सेल्सियस की स्केल होती है उसको 100 से डिवाइड किया जाता है। और फारेनहाइट की स्केल जो 32 से स्टार्ट होकर 200 तक जाती थी तो उसको 180 से डिवाइड करते थे। तो फारेनहाइट स्टार्ट ही 32 से होता है, तो पहले हम उसमें से 32 माइनस कर लेते हैं ताकि इसको 0 से इसके कंपैरिजन किया जा सके। और इसको डिवाइड किससे करना है, 180 से। तो यहाँ से देखिए कि क्या फार्मूला बनता है। तो ये 100/180 इंटू F - 32 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फार्मूला जो बन जाएगा तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये 5/9 F - 32 इस तरह से कन्वर्जन फैक्टर जो है ये बन जाएगा। अगर आपको कोई टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस में दिया है फारेनहाइट में करना है तो इसकी हेल्प से आप इजीली कर पाएंगे। जैसे जो डॉक्टर लोग फीवर बताते हैं तो वो फारेनहाइट में ही होता है। जैसे 104 है डिग्री फारेनहाइट तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 104 पुट कर दीजिए, 32 माइनस करके ये फैक्टर लगाइए तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर जो है वो ईजिली मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसको और चेंज करके लिख देता हूँ कि F जो है फारेनहाइट में अगर आपको चाहिए तो वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस तरीके से यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके भी हमने निकाल दिया है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेल्सियस में सपोज आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 40 यहाँ पुट कीजिए और इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देना तो ये फारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस फार्मूले की हेल्प से या इस फार्मूले की हेल्प से ये आप कन्वर्जन बहुत ईजिली कर सकते हैं। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू। तो सेल्सियस स्केल पर फारेनहाइट स्केल पर अगर दोनों रीडिंग सेम कब आएंगी, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा हो सकता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिए। डिग्री सेल्सियस क्या था 5/9 और फारेनहाइट ये -32। तो वो सेम रीडिंग आएगी तो सेम रीडिंग सपोज एक्स कर मान लेते हैं कि एक्स रीडिंग होगी तो यहाँ भी आप एक्स पुट कर दीजिए तो 5/9 और यहाँ भी एक्स पुट करके एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये आप इजीली कर पाएंगे। और ये 5x हो जाएगा, 9 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको 32 से मल्टीप्लाई करके
ये कितना आएगा 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 4x आ जाएगा इजकल टू -60। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा -40 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या फ़ारेनहाइट कह लीजिए। तो ये -40 पर दोनों रीडिंग जो है वो सेम हो जाती हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन कि किस रीडिंग पर दोनों जो है किस टेम्परेचर पर दोनों रीडिंग सेम होंगी। तो वो उसका आंसर आपको लर्न ही कर लेना है या आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो ये है -40। तो इस तरह से गैसेस की जो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और ख़ास तौर से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और उसका ऐसा यूनिट जो पास्कल है और 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल है 101325 और बार भी एक यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है।